तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 28 मार्च सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज बहुत सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं। उन सभी प्रश्नों को आज हम सॉल्व कराने वाले हैं और एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, क्योंकि अब जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो उन्हीं डिटेल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है शुरू से लेकर के लास्ट तक। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें सेकेंड शिफ्ट में आज जिनका एग्जाम था उनके कितने नंबर आए हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है एग्जाम देने का, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये हैं वंदना नागले जी, इनके 158 नंबर आए हैं और यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा, सर हमने आपके 199 वाले पीडीएफ से स्टडी की थी और एग्जाम एनालिसिस भी देखा था और इस तरह से इनके इतने अच्छे खासे नंबर आए हैं। 158 नंबर जो हैं वो इस टाइम पर जो 158 नंबर आ रहे हैं वो पहले के 178 नंबर के बराबर हैं, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल काफ़ी कठिन आ रहा है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न भी हमको भेजे हैं जिनको भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद में ये इनके 172 नंबर आए हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स 199 वाले ले रखे हैं। इसके बाद में इन दीदी की बात करते हैं, इनके 165 नंबर आए हैं और नाम देख लीजिए, नाम है इनका ललिता सिंह। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। उसके बाद में इनकी बात करते हैं, इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे। देखिए बायोलॉजी वाली जो पीडीएफ दी थी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी 124 पेज वाली, इनके 154 नंबर आए हैं और इन्होंने अपना नाम नहीं बताया सर। हाँ, वंदना पटेल इनका नाम है, 154 नंबर इनके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं जिनको अभी हम सेरेब्रल पॉलिसी हो गया, इन सबको अभी हम सॉल्व कराने वाले हैं। इसके बाद में ये भी देख सकते हैं इन्होंने भी हमारे पास प्रश्न भेजे हैं, इनके नंबर 167 हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सानिया खान जी 182 नंबर हैं इनके, ये भी आप देख सकते हैं हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से इन्होंने तैयारी की थी। तो अगर आपके एग्जाम में भी अभी 2 या 3 दिन का समय बचा हुआ है तो अभी भी आप सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के उन 660 सीटों में एक नंबर अपना पक्का कर सकते हैं, एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं उनके अच्छे खासे नंबर आज भी देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत में 187 188 नंबर तक आए थे और अब जब पेपर कठिन हुआ है तब भी उन लोगों के नंबर 165 170 172 तक अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो हर लेवल के नोट्स हमने तैयार किए हैं। जो सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार करके जाएगा आराम से उसके नंबर 170 प्लस तो आने ही है। ठीक है, तो सर ये सुपर सिलेक्शन नोट्स प्राप्त कैसे करेंगे? तो इसके लिए छोटी सी प्रोसेस है, कोई ऐप वगैरह नहीं है, सीधे आपको ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट खींचना है। इसी पर आपको 199 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है 7052547003। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, सारे के सारे सुपर सिलेक्शन नोट्स। या फिर एक बार आप व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, वहां पर टाइम लिखा रहता है कि कितने बजे आपको नोट्स दिए जाएंगे। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके पास में नोट्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ नोट्स में आपको हर एक सिलेक्टेड चीज मिल रही है जिसको कंप्लीट करके आप आसानी के साथ में 170 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो तुरंत अपने नोट्स मंगवा लीजिए। अगर 2 दिन का भी समय आपके एग्जाम में है तो अभी भी आप इस नोट्स से तैयारी करके अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए अब शुरुआत हम करने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न आज आए थे तो आइए देखते हैं। पिटारा खुल गया भैया, देखो रक्त का थक्का किस विटामिन की मदद से जमता है? विटामिन के बहुत दिन से नहीं पूछा जा रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया था, लेकिन इसने कहा भैया अपन तो वापसी करेंगे, तो इसने वापसी कर दी है। विटामिन के से लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, विटामिन के अच्छे से करके जाना। तो रक्त का थक्का जो है किस विटामिन की मदद से जमता है? विटामिन के की मदद से। आइए इसको पूरा कवर कर लेते हैं क्योंकि अब ये प्रश्न आगे आएगा। तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के मददगार होता है क्योंकि यह कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रोटीनों के निर्माण में मदद करता है जो रक्त के थक्के को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। अब विटामिन के का महत्व देख लीजिए। उससे पहले आज का प्रश्न है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है। देखो, विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने और हड्डियों के स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। यह लीवर में कुछ प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो रक्त के थक्के को बनने के कारण जो रक्त का थक्का बनने का कारण बनते हैं, जिनसे रक्त का थक्का जमने वाला कारक भी कहा जाता है। देखो ऐसा होता है, जब मान लो आपको चोट लग गई, ठीक है, और यहाँ से रक्त लगातार बह रहा है, अगर विटामिन के की कमी होगी आपके अंदर तो ये यहाँ पर थक्का नहीं जमेगा और ये सारा का सारा रक्त इसी चोट की मदद से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन विटामिन के अगर आपके शरीर में मौजूद है तो वो यहाँ पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और जैसे ये रक्त का थक्का ऐसे जमता चला जाता है तो यहाँ पर एक पपड़ी बन जाती है और जो ब्लड बह रहा था वो ब्लड अब सीधे आपकी नसों में जाने लगता है, बाहर नहीं निकलता है। इस तरह से विटामिन के कार्य करता है। आगे समझ में चलिए,
विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो विटामिन के की कमी से अधिक रक्तस्राव हो जाएगा, यानी कि ब्लड बहुत ज़्यादा बह सकता है, क्योंकि कुछ क्लॉटिंग कारकों को बनाने के लिए लीवर को विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। क्लॉटिंग का अर्थ है रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। लीवर की मदद से रक्त का थक्का जमता है। तो विटामिन के सर मिलेगा कहाँ से, ये भी बता दो। मान लो कहीं जरूरत पड़ गई, चोट वोट लग गई, तो पहले से विटामिन के खाए रहेंगे। तो देखो, हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, यहाँ से आपको विटामिन के मिलेगा। जैसे पालक हो गया, ठीक है, केला भी हो गया, ब्रोकली भी हो गया, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं विटामिन के। वनस्पति तेल जैसे कि सोयाबीन का तेल और कैनोला का जो तेल होता है, इससे भी विटामिन के आपको मिलता है। कुछ फल जैसे कि कीवी हो गया, एवोकेडो हो गया, फ्रूट्स हो गया, यहाँ से आपको विटामिन के प्राप्त होता है। बाकी इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है सक्सेस जंक्शन 777। यहाँ पर हमने विटामिन की एक सीरीज चालू कर रखी है। रील्स के माध्यम से पर डे एक एक विटामिन को कवर कर रहे हैं। अभी तक ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 विटामिन रील्स की मदद से कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि विटामिन जैसे कोई विटामिन है तो उसका रासायनिक नाम क्या है, वो किसमें घुलनशील है, किसकी मदद से प्राप्त होता है, अगर वो नहीं होगा तो उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, ये सब हम एक रील्स में 30 सेकंड के अंदर आपको बता देते हैं। तो ये आपको लिंक भी मिल जाएगी, नहीं तो आप सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगा सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से। चलिए, HIV यानी कि हिब का टीका कब लगाया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। आइए हिब के बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। देखो, सभी हिब युक्त टीकों को इंट्रामस्कुलर मार्ग से प्रशासित करें, यानी कि जो हिब का टीका है वो कहाँ पर लगाया जाता है, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो हिब का टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग से जो है लगाया जाता है। शिशुओं और छोटे बच्चों में जो पसंदीदा इंजेक्शन की साइट है वो जांघ की वेस्टस लेटरस मांसपेशी होती है। यह आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर यह लगाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर बच्चों की बात करें तो उनके जांघ में एक वेस्टस लेटरस नाम की मांसपेशी होती है, जहाँ पर लगाया जाता है। वहीं बड़े बच्चों और वयस्कों की बात करें तो इनके लिए जो ऊपरी बाह में डेल्टाइड मांसपेशी होती है, यहाँ पर हिब का टीका लगाया जाता है, ठीक है। टाइम की बात करते हैं तो ये 2 महीने, 4 महीने और 12 से 15 महीने के बीच में यह 3 बार इसको लगाया जाता है। तो हिब के टीके के बारे में भी आपको जानकारी रखना है। देखो, गर्भावस्था से और दत्तक पुत्र से दोनों को मिलाकर के लगभग 8 से 10 प्रश्न आ रहे हैं। तो कल सुबह हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं, लगभग 10 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें गर्भावस्था के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और गर्भावस्था के प्रश्न, साथ ही साथ में दत्तक पुत्र जो आपका एक्ट है कि क्या क्या चीज़ें जरूरत होती हैं, क्या क्या नहीं चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, उसको कल सुबह हम 10 बजे कवर करने वाले हैं। और आज सुबह 10 बजे हमने एक वीडियो डाली है, वो वीडियो जाकर के जरूर देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए। उसमें हमने क्या है, स्कूल पूर्व शिक्षा को कवर किया है और संज्ञानात्मक विकास को कवर किया है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के भी 8 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पूरा डिटेल में समझाया भी है और एक एक प्रश्न, लगभग 10 से 12 प्रश्न हर एक टॉपिक पर कराया है। आज सुबह वाली वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए, और आज भी जो है आपके स्कूल पूर्व शिक्षा से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं सुबह वाली शिफ्ट में, और लगभग 7 प्रश्न शाम वाली शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, सुबह कराया था हमने, 5000 के ऊपर उस पर व्यूज़ भी आ चुके हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, यह प्रश्न पूछा गया है। हमने आपको पहले ही बताया था, जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर का बॉडी बिल्डर होता है, यानी कि हमारे शरीर में बॉडी बिल्डर का काम करता है। पहली बात तो हमारी रक्षा करता है, मतलब जो जीवाणु वगैरह आते हैं। दूसरी बात है, नए नए ऊतकों के निर्माण में भी माफ कीजिएगा, ये जो प्रोटीन होता है वो सहायता प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं, अगर प्रोटीन नहीं होगा तो बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से विकास में रुकावट, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, त्वचा और बालों में बदलाव और मांसपेशियों और हड्डियों का नुकसान हो सकता है। ये सारी समस्या हो सकती है अगर प्रोटीन की कमी बच्चे में हो जाएगी। बाकी आपको पता है मेरस्मस क्वाशियोरकर नामक रोग जो है वो भी प्रोटीन की कमी से ही होते हैं, जो हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। देखो, अब कुछ संभावित कारण देख लीजिए कि किस तरह से यह बच्चों पर इफेक्ट करता है। डिटेल में आपको देखना जरूरी है, क्योंकि डिटेल से ही प्रश्न आ रहे हैं। पहली बात, ये विकास में रुकावट प्रदान करता है। अपर्याप्त प्रोटीन सेवन से बच्चों में शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास में देरी हो सकती है। संज्ञानात्मक का अर्थ है कि मानसिक रूप से वो कमजोर हो सकते हैं, और शारीरिक का अर्थ है कि जो मोटर स्किल होती है, चलने फिरने में, उठने बैठने में भी समस्या हो सकती है। उसके बाद कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि इम्यूनिटी जो होती है वो कमजोर हो जाती है। तो प्रोटीन की कमी से बच्चे बार बार बीमार हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो कमजोर हो गई होती है। त्वचा और बालों में बदलाव हो सकता है। प्रोटीन की कमी से बाल रूखे, भंगुर और पतले हो सकते हैं, और त्वचा में भी सूखापन और चकत्ते टाइप के दिखाई पड़ सकते हैं। मांसपेशियों और हड्डियों का भी नुकसान होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो जाता है, और हड्डी जो है वो भी कमजोर पड़ जाती हैं। तो ये सारी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है प्रोटीन की कमी से। आइए आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बी अभी तक पूछ रहे थे, आज आपसे हेपेटाइटिस ए पूछ लिया है। तो हेपेटाइटिस ए रोग जो है वो कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ये पूछा गया है। तो आइए कवर कर लेते हैं इस रोग को भी।
हेपेटाइटिस ए यकृत की सूजन है, यानी कि यह हेपेटाइटिस ए जो है वो यकृत से संबंधित एक बीमारी है। देखो जो भी नई बीमारी आती है वो लगातार पूछी जाती है, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी है। अगर जो लोग हमारा लगातार एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे उन लोगों को पता होगा, हमने हर बार आपसे कहा है कि भाई एक दो शिफ्ट गैप करके ये लगातार पिछले 10 से 12 दिनों से आ रही है, तो इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। हालांकि इसके ऊपर हमने अलग से एक आर्टिकल बना करके अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया है। फेसबुक पेज सक्सेस जंक्शन के नाम से है, यही लोगो लगा हुआ है। 1.8 के सब्सक्राइबर हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर के उस फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डेली हम एक दो आर्टिकल डालते रहते हैं। तो सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में हमने वहाँ पर भी बताया है, ठीक है, वहाँ पर भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। देखिए तो ये यकृत की सूजन है जो हल्के से लेकर गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। हेपेटाइटिस ए वायरस, जिसे हम एचवी कहते हैं, दूषित भोजन और पानी के सेवन या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। लगभग हर व्यक्ति हेपेटाइटिस ए से पूरी तरह से ठीक हो जाता है और आजीवन प्रतिरक्षा प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। अगर ये एक बार हो जाता है तो इसका अगर आपने दवा करवा ली तो फिर आप आजीवन इससे सुरक्षित हो सकते हैं। कुल मिलाकर के यह यकृत की सूजन से संबंधित बीमारी होती है। आगे बढ़िए, अगला देखिए। खसरा का टीका, भैया फिर से पूछ लिया है कब लगाया जाता है, तो ठीक है चलो देख लेते हैं कब लगाया जाता है। तो खसरे के टीके की बात करें तो खसरे का टीका जो MMR यानी कि खसरा, मम्स और रुबेला इन वैक्सीन के रूप में दिया जाता है। कब देते हैं? आमतौर पर 12 से 15 महीने की उम्र में पहली खुराक दी जाती है। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 9 महीने की उम्र में भी खुराक दी जाती है, लेकिन WHO ने कहा है कि 9 महीने की उम्र में खुराक वहीं पर दी जाएगी जहां पर खसरा का ज़्यादातर संक्रमण देखने को मिलता है। अगर कोई नॉर्मल एरिया है जहां पर खसरा का बहुत कम संक्रमण है, वहां 12 से 15 महीने में पहली खुराक दी जाती है। आप ऑप्शन में देख लेना, आपके ऑप्शन में या तो 9 महीने से दिया होगा तो 9 महीने से लेकर के 15 महीने तक दिया गया होगा, 12 से 15 महीना उसमें ऑप्शन में ही नहीं होगा, ठीक है। तो या तो 9 महीना होगा या 12-15 महीना होगा, दोनों में से एक ही आएगा। उसके बाद दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है, ये आपकी दूसरी खुराक हो गई। उसके बाद में देखो तो 12 से 15 की पहली और दूसरी 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है, ठीक है। चलो अब ये बताइए, आपको लगातार पढ़ा रहे हैं तो आज का दूसरा प्रश्न है, जो खसरा है, खसरा वो किस जीवाणु की वजह से होता है? 2 बार ये प्रश्न आ चुका है, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अभी एग्जाम एनालिसिस हमने कल भी कराया था, उसमें खसरा का जीवाणु पूछा था तो बताया था हमने, तो वहाँ पर भी आप देख करके लिख सकते हैं। तो ये आज का आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान में आज एक प्रश्न पूछा है, इलेक्ट्रिक करंट लगने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी व्यक्ति को करंट लग गया तो क्या होता है? आपने तो प्रचार वगैरह देखा होगा, है ना, वो केबल ओबल का प्रचार आता है, करंट लगता है और बाल खड़े हो जाते हैं उसके, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे दिखाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये तुम टेप ले लोगे तो करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट शरीर में पहुंच गया तो आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं, ठीक है ना। तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो आइए देख लेते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट लगने से शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, जिनमें मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, जलन हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बेहोशी, दिल की धड़कन में अनियमितता। देखो इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित हो जाते हैं शरीर के अंदर तो वो हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में हार्ट अटैक की वजह से बहुत से लोगों को सुना होगा करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसमें क्या होता है, या तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर हार्ट अटैक की स्थिति आ जाती है, और ब्लड प्रेशर की वजह से ही हार्ट अटैक होता है, ठीक है ना। तो ये सारी समस्या हो सकती है। अनियमितता आ जाती है हृदय की धड़कन में, यानी 72 बार धड़क रहा था, अब तुम्हारा मान लीजिए 82 बार 92 बार धड़कने लगता है हृदय आपका, ठीक है। गंभीर मामलों में मृत्यु भी शामिल है। मृत्यु कैसे होती है हमने आपको बता दिया है, अगर करंट लगता है तो हार्ट अटैक या फिर ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से मृत्यु तक हो सकती है। चलिए, सुकन्या योजना के बारे में आपका प्रश्न आया था कि सुकन्या योजना का क्या उद्देश्य है। ये तीसरी बार यह योजना पूछी जा रही है, ठीक है। आज का तीसरा प्रश्न आपका बनेगा, सुकन्या समृद्धि योजना कब चालू की गई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिलहाल इसका उद्देश्य हम आपको बता दे रहे हैं। सुकन्या स्कीम यानी कि SSY भारत सरकार की एक बचत योजना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई यह एक योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जन्म लेने वाली बच्चियों के भविष्य और आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। इसमें क्या होता है, सरकार के द्वारा मदद की जाती है जिन लोगों के घर पर बेटियां जन्म लेती हैं, ठीक है ना। तो सरकार के द्वारा मदद की जाती है जिससे कि उनके भविष्य पर कोई खतरा ना आए। तो ये आपकी सुकन्या समृद्धि योजना के उद्देश्य बता दिए हमने। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आज का तीसरा प्रश्न कि यह योजना कब शुरू की गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़िए, दत्तक पुत्र ग्रहण। यहाँ से भाई साहब लगातार आज ये चौथी शिफ्ट है, चौथी शिफ्ट में लगातार यह प्रश्न पूछा गया दत्तक पुत्र से। तो कल हम इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं, दत्तक पुत्र और गर्भावस्था और उसके प्रश्नों को भी, सुबह 10 बजे, ध्यान रखना।
चलो, दत्तक पुत्र ग्रहण के लिए क्या क्या शर्तें हैं, शर्तों के बारे में पूछा गया है, आइए डिटेल में कवर करते हैं। देखो, दत्तक पुत्र का अर्थ है कि कोई गोद लेने अगर आप जा रहे हैं, किसी बच्चे को गोद लेना आप चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या शर्तें होंगी वह आपसे पूछा गया है। तो देखो, नंबर 1 है दत्तक माता पिता के शारीरिक, मानसिक और वित्तीय रूप से योग्य होना, यानी कि हाथ पैर मतलब कि विकलांग नहीं होना चाहिए। पहली बात कि खुद को संभाल नहीं पा रहे और बच्चा गोद लेने चले आए हो, ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मानसिक रूप से आप खुद ही दिक्कत हो और बच्चे को गोद लेने आ गए हो। वित्तीय रूप से भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एकदम गरीब हो और बच्चे को लेने आ गए हो और बच्चा जो है यहाँ पर अच्छा खासा रह रहा है, तुमको दे दे तो तुम और उसके नाश कर दो, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन होती है। इसके बाद में दत्तक माता पिता के प्रेरित होना, यानी दत्तक माता पिता को प्रेरित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनने कह दिया जाओ बेटा गोद ले लो तो गोद लेने चले जाए, नहीं, मन से उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हाँ, हम बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। दंपत्ति के मामले में पति पत्नी दोनों की सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्नी मना कर रही कि हम नहीं संभाल पाएंगे और तुम बड़े दानी दाता बन रहे हो पहुंच गए लेने के लिए कि नहीं हम बच्चा गोद लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में भी ये जो है बच्चा गोद नहीं लिया जाता। अकेली महिला भी बच्चा गोद ले सकती है, लेकिन अकेला पुरुष नहीं, ठीक है। ये कंडीशन कहीं कहीं पर लागू नहीं होती, वो वही पैसा वाला सिस्टम जब बन जाता है तो चल जाता है काम, ठीक है। तो महिला बच्चा गोद ले सकती है अकेली, लेकिन अकेला पुरुष गोद नहीं ले सकता है। शादीशुदा जोड़े के लिए शादी के कम से कम 2 साल हो चुके हों। अगर 2 साल से कम एज में आप पुत्र ग्रहण करने चले गए दत्तक पुत्र, तो दत्तक पुत्र नहीं दिया जाएगा, ये कंडीशन होती है। दत्तक माता पिता गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। जिस बच्चे को आप गोद ले रहे हैं तो आपकी उम्र और उस बच्चे की उम्र में 21 साल का गैप होना चाहिए। आगे बढ़िए। दत्तक माता पिता के पास विवाह प्रमाण पत्र या शपथ पत्र होना चाहिए, यानी जो दंपत्ति दत्तक पुत्र को ग्रहण करने आ रहा है उनके पास में बाकायदा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि हाँ उनकी शादी हो रखी है। दत्तक माता पिता के पास जन्म प्रमाण पत्र या आयु का भी कोई प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दत्तक माता पिता के पास में चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपको कोई बीमारी नहीं है। दत्तक माता पिता के पास में बांझपन रिपोर्ट या फिर जैविक संतान होने की संभावना की मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए कि अब इनको संतान नहीं हो सकती है, इसलिए ये एक पुत्र को ग्रहण करना चाहते हैं, पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है जो हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है, कल इसको डिटेल में समझा देंगे। चलिए भैया, अब प्रश्न कंप्यूटर की बात करते हैं। HTTP का फुल फॉर्म आज आपसे पूछा गया है, फुल फॉर्म से प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, यानी कि आगे भी प्रश्न बनेंगे। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा। MS वर्ड से प्रश्न आया था, MS एक्सेल से आया था। यहाँ के लिए हमने आपको बता रखा, जिनने 199 वाली PDF ले रखी है सुपर सिलेक्शन नोट्स, उनको हमने 150 प्रश्नों की एक PDF दे रखी कंप्यूटर की, उसमें हमने ये तीनों के बारे में कवर किया है। क्या क्या? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और इंटरनेट, इन सब के बारे में कवर किया एक ही PDF में, तो वो वाली PDF आपको कवर करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, मैथ की बात करते हैं। देखो, तो मैथ में एक प्रश्न आया था, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको क्या आप केवल ऑप्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में 22 दिया है, ऑप्शन में 52 दिया है, ऑप्शन में मान लीजिए 53 दिया है, ऑप्शन में 27 दिया है। तो सबसे पहले सम संख्या की बात की गई है, तो पहले ये दोनों ऑप्शन तो खत्म ही हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों विषम है, बचे 2। अब 52 में अगर 3 संख्या जोड़ोगे तो भैया कहाँ 72 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी गया। 22 हो सकता है, तो 22 को लिख करके देखेंगे। लगातार 3 संख्या, 22 के बाद में कौन सी आएगी? सम संख्या 24 आएगी, 24 के बाद में 26 आएगी। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो 72 बन जाएगी और 22, 24, 26 हमारा आंसर होगा। छोटी संख्या पूछिए तो 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बाकी आज एक प्रश्न LCM का आया था और सिंपल इंटरेस्ट से 2 प्रश्न आए हैं भैया। त्रिभुज भी पूछा जाने लगा है और त्रिभुज में आपसे सिंपल समकोण त्रिभुज ही पूछेंगे। तो समकोण त्रिभुज की जो प्रायोरिटी होती हैं वो सब आप प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसको आप थोड़ा सा देख लेना, वही मतलब कि कैसे इसका वो निकालते हैं, मतलब कि क्षेत्रफल निकालते हैं कैसे, ठीक है, वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, जो मेन ट्रिपलेट होती हैं 3, 4, 5, इन सबको थोड़ा सा आप देख लेना। यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, आगे भी बन सकते हैं। बाकी जब हम आपका जो हमारा चैनल है शुक्ला सर ESB, शुक्ला सर ESB के नाम से हमारा एक चैनल है जहाँ पर MP के लिए हम स्पेशल तैयारी करवा रहे हैं। यानी कि देखो, आपके MP पुलिस का एग्जाम आने वाला है, MP SI आने वाला है, सहायक ग्रुप 1 ग्रुप 2 का भी आपका एग्जाम है, ग्रुप 4 का भी एग्जाम आने वाला है। तो उस चैनल पर हम स्पेशल MP की क्लास चालू कर रहे हैं। अभी एक क्लास डेमो क्लास डल गई है, आप लोग जाकर के देखिए, बहुत अच्छे से उसमें समझाया है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी या सर्च करना शुक्ला सर ESB, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वो चैनल मिल जाएगा। 3.3 के उस पर सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं आप लोगों की दया से, ठीक है ना, तो आप लोग देख लेना। वहाँ पर हमने 0 लेवल से MP शुरू की है। आप लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिए उस वीडियो पर जाकर के, फिर आगे की क्लास भी वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक घड़ी में किसी समय 8 बज रहा है तो दर्पण में उसका समय कितना बज रहा होगा। हमने आपको ट्रिक बताई थी, जो भी समय दिया गया हो उससे 11:60 में से घटा दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 8.00 घटा दो, 0.60, 8 में से 11 में से 8 गए 3, यानी कि अगर यहाँ पर 8 बज रहा होगा तो वहाँ पर 3 बज रहा होगा। ठीक है, तो जो भी आपको समय दिया गया है, अगर दर्पण में पूछ रहा है तो 11.60 में से घटा देंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये आपका एक मिरर इमेज से प्रश्न पूछा था, एक ब्लड रिलेशन था, एक सीरीज थी, और वेन डायग्राम से भी प्रश्न पूछ रहे हैं। आज सुबह प्रश्न मिल ही गया था, सुबह वाला एग्जाम एनालिसिस सब लोग जाकर के देखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें। ठीक है, तो वहाँ पर ये वेन डायग्राम वाला प्रश्न मिल गया था कि वेन डायग्राम में पूछा था, अब इतना ध्यान नहीं, सुबह जाकर के देख लेना। आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं, मान लीजिए बोल रहे हैं सब्जी, आलू, तोरई, इसका वेन डायग्राम बनाइए। तो कैसे बनेगा, सारी की सारी जो सब्जियां हैं, मतलब सब्जी के अंदर आलू भी आ जाएगी और तोरई भी आ जाएगी, तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह से प्रश्न बने हैं, आज सुबह एग्जैक्ट प्रश्न मिल गया था, तो वो प्रश्न आप जाकर के देख लेना सुबह वाले एग्जाम एनालिसिस में। चलिए बालक शिक्षा देखभाल की बात करते हैं। प्रश्न आया है, माता के दूध में अगर वसा की कमी हो तो बच्चे पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए देखते हैं। आज सुबह 2-3 प्रश्न ऐसे आए थे कि अगर क्या कहते हैं प्लूटो यानी क्या था, 2-3 ऐसे प्रश्न आए थे कि इसकी कमी हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी कमी हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह के भी प्रश्न अब बन रहे हैं, तो आज सुबह वाली वीडियो जाकर के देख लेना। ठीक है ना, उसमें 3 प्रश्न शायद ऐसे आए थे, क्योंकि वो प्रश्न अब रिपीट होंगे तो वो आपके काम में आ जाएंगे, है ना। चलो, तो माता के दूध में वसा की कमी होने से बच्चे के विकास पर कई तरह का बुरा असर पड़ सकता है, जैसे कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विकास बाधित हो सकता है अगर वसा की कमी होगी, और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी परेशानी हो सकती है। तो वसा को भी कंट्रोल रखना है। एक जो गर्भवती मात्रा है, वो जो धात्री माता है, यानी कि जो स्तनपान करा रही है, उसको वसा भी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। तो जो पूरक पोषण आहार आंगनवाड़ी से दिया जाता है, उसमें ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। चलो अगला देखो, सेरेबल पाल्सी। बोला था ना आपसे कि 7-8 बार आ चुकी है सेरेबल पाल्सी, और आगे भी ये आती रहेगी। तो देखो, सेरेबल पाल्सी जिसे मस्तिष्क पक्षाघात भी कहा जाता है। देखो किसी किसी को होता नहीं, वो भैया उसको मार गया, क्या कहते हैं उसको, लकवा मार गया। तो लकवा क्या होता है, यही होता है, सेरेबल पाल्सी होता है। ठीक है ना, जिसे मस्तिष्क पक्षाघात कहा जाता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मस्तिष्क में होने वाली क्षति या असामान्य विकास के कारण होती है, जिसमें गति, मुद्रा और मांसपेशी की टोन में समस्या आती है। देखो, सेरेब्रल पाल्सी के बारे में कुछ जानकारी आप देख लो। जैसे कि आपने सुना भी होगा कहीं अगल बगल, भाई किसी के परिवार में ना हो, कभी ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी को कभी लकवा ना मारे। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट आ जाता है। तो जैसे अगर इस तरफ मस्तिष्क में डिफेक्ट आ रहा है ना, तो इस तरफ वाली बॉडी जो है काम करना बंद कर देती है, और अगर इस तरफ डिफेक्ट आ रहा है तो इस तरफ वाली बॉडी काम करना बंद कर देती है। तो ये मस्तिष्क के डिफेक्ट को ही हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। होता क्यों है, देखो मुख्य कारण मस्तिष्क में क्षति या फिर असामान्य गति होती है, जो सामान्य विकास को मतलब बाधित करती है। कैसे होता है, तो जन्म से पहले, दौरान या बाद में। जन्म से पहले अगर कोई माता शराब पी रही है, धूम्रपान कर रही है, तो ऑक्सीजन सही मात्रा में बच्चे तक नहीं पहुंच पाती है, और धुआं वगैरह पहुंचता है, उसका साइड इफेक्ट पड़ता है उसके माइंड पर, तो ये हो जाता है। जन्म के दौरान अगर मान लीजिए खिंचाव हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो बच्चे के शरीर में, सिर में कोई चोट लग गई तो हो सकता है, और बाद में अगर बच्चा कहीं पर गिर गया तो भी ये समस्या हो सकती है। तो ये 3 वजहों से सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है। ठीक है, इसके कुछ प्रकार हैं, तो ये भी देख लो। ये प्रकार का एक प्रश्न आ चुका है, स्पास्टिक होता है, डिक्सेनेटिक होता है, और हाइपोटोनिक होता है। ये तीनों प्रकार थोड़ा सा नाम याद रखना, ये प्रश्न भी आ चुका है एक बार, किसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। लक्षण की बात करते हैं, देखो मांसपेशी में अकड़न हो जाती है, गति में कठिनाई हो जाती है, समन्वय की कमी हो जाती है, यानी कि एक साइड का, ये तो आप सब जानते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा ना, इसको क्या ही बताना। बोलने, खाने और निगलने में समस्या होने लगती है, भगवान करे किसी को भी ना हो भैया। ठीक है, चलिए प्रबंधकीय कौशल की बात कर लेते हैं। पैराग्राफ का 10 प्रश्न आ रहा है। आज समूह पर पैराग्राफ आया था, समूह के बारे में। ठीक है ना, तो एक पैराग्राफ समूह के बारे में आया था, कहानी टाइप में था। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर कितनी थी, यह आपसे पूछी गई है। देखो ये आ गया वृद्धि दर पे, अब ये सबकी वृद्धि दर और जो आपने टारगेट अचीव किया है ये पूछा जाएगा। तो देखो हमने जो पंचवर्षीय योजना की पीडीएफ दी है, 199 वाले जिन लोगों ने नोट्स लिया है, फिर जो लोग लेंगे उनको ये पीडीएफ दी जाएगी पंचवर्षीय योजना की। तो पंचवर्षीय योजना की एक एक चीज़ हमने कवर की है कि भैया कितना लक्ष्य रखा गया था, कितनी प्राप्ति हुई थी, ठीक है, और ये किससे संबंधित थी, कौन इसकी योजना करता थे, किसकी आधारशिला, क्या मॉडल था, ये सब कुछ हमने एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में कवर किया है। तो आप लोगों को अब जरूर पढ़ करके जाना, लक्ष्य क्या था, कितनी प्राप्ति हुई। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का पूछा है। तो अभी तक तो ये पूछ रहा था किससे संबंधित थी, तो वो तो कृषि पर थी, सबको पता था, लेकिन अब ये वृद्धि दर पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं।
तो विकास विश्लेषण के अनुसार पहली पंचवर्षीय योजना काफ़ी सफल रही थी। जब योजना का लक्ष्य केवल 2.1% जीडीपी था, तब इसकी जो हासिल दर थी वो 3.6% तक हमने जीडीपी वृद्धि दर को हासिल किया था, जिससे भारत में एक विशाल आर्थिक विकास हुआ था जो कई वर्षों से देखा नहीं गया था। तो 2.1% हमने लक्ष्य रखा था, 3.6% प्राप्ति की थी। इसी तरह से हमने 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य और प्राप्ति आपको करा रखा है पीडीएफ में, आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। बाकी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला सुपरवाइजर फ्री क्लास के नाम से, वहाँ पर भी आप सारी वीडियो देख करके जाइए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए, बाकी आपके जो इसमें मैनेजमेंट में जो प्रश्न आ रहे हैं नेतृत्व और संचार के, ये सब ज़्यादातर प्रश्न आपके कंडीशन वाले आ रहे हैं, और कंडीशन वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, जिनमें से 3 ऑप्शन नेगेटिव सेंस दे रहे होंगे, चौथा ऑप्शन पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा, और जो पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा वही आपका आंसर होगा। इसी तरह के ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं। बाकी आपको पता है औपचारिकता क्या होती है, अनौपचारिकता क्या होती है। औपचारिक के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि वे चीज़ें जो नियम कायदे कानून में बंधी रहती हैं वो औपचारिक होती हैं। अब इसी के आगे लगा देंगे औपचारिक शिक्षा। तो भैया जो शिक्षा नियम कायदे कानून से बनती है औपचारिक शिक्षा होती है, इसमें हमको सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, जैसे कि स्कूल की शिक्षा। इसी में कह देंगे संगठन, तो वह संगठन जो औपचारिक का अर्थ है कि कायदे कानून नियम से बना होता है, उसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं। जैसे कि आपका ऑफिसेज हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर भी नियम कायदे कानून होते हैं, ये ड्रेस पहन कर के आओ, ये ऐसा ऐसा करके आओ। अनौपचारिक का अर्थ होता है जहाँ पर कोई नियम कायदे कानून नहीं है, जैसे आपकी फैमिली हो गई। शिक्षा की बात करते हैं तो जो आपकी आंगनवाड़ी है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाता है, कभी भी कुछ भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा देख करके जाना है, माइंड खुला रखिए, सबसे अच्छे नंबर आपके आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पॉजिटिव सेंस लेकर के एग्जाम देने आपको जाना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट्स तुरंत ले लीजिए। 2 दिन भी अगर आपके एग्जाम में बचे हैं तो भी आप नोट्स ले लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। आज एक दीदी का मैसेज आया था, सर हम वीडियो तो आपको देख करके गए थे लेकिन पीडीएफ नोट्स हमने नहीं ली थी, काश हमने पीडीएफ नोट्स ली होती तो आज उनके 136 नंबर आए थे। अगर वो पीडीएफ नोट्स ली होती तो यही नंबर बढ़ करके 170 के आसपास पहुँच जाते, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा वही 199 चक्कर में गड़बड़ी कर दी, तो अब देख लो 136 पे लटक के रह गई। और उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, कहीं से भी नहीं पढ़ा था, केवल हमारे वीडियो देखे थे, पर उन्होंने नोट्स नहीं ली थी, तो ये समस्या उनको हो गई, ठीक है ना। अभी कल आपको उनका स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था सर कि हमसे गलती हो गई, ठीक है। तो आप लोग तुरंत नोट्स ले लीजिए। ये हमारा फेसबुक पेज है, बता दिया है आपको, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कल सुबह 10 बजे हम स्पेशल क्लास लेकर के आने वाले हैं गर्भावस्था और दत्तक पुत्र पर। उसके बाद में दोपहर में 3 बजे फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, और उसके बाद में शाम को 9 बजे सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शेयर कर देना हर जगह, और इंस्टाग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और न्यूज़ चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एमपीएसआई, एमपी आबकारी सबकी तैयारी वहाँ पर शुरू कर दी है, उसको भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।